हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो वही थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये थ्योरी हम पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके दैनिक जीवन से रिलेट करके जो थ्योरी है वो समझाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हमने इसके पहले प्याजे और वाइगोत्स्की को पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और साथ में हम जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं वो आप लगाते रहिएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट आप पीवाईक्यू जाके देखिएगा, हमने जस्ट सारे क्वेश्चन हमने 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं सीडीपी के। आप चेकआउट कर सकते हो ऑटो प्रैक्टिस सेट में कि हर बार आपको कोहलबर्ग से क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। कोहलबर्ग हो गए, प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये 3 थ्योरी जो है इससे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोहलबर्ग ने देखिए 3 लेवल दिया हुआ है और 6 स्टेजेस दी हुई है, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हुई हैं, इसको हम समझेंगे कब किसके अंदर कौन से स्टेजेस में कैसी नैतिकता। हाइंस डिलेमा जो है आपकी हाइंस की कहानी है, जो अपनी बीवी को बचाने के लिए, ठीक है, उसकी बीवी बीमार रहती है तो उसको दवा नहीं मिलती, उसको साथ में हम समझेंगे सारी कहानी, ठीक है। और सारे स्टेजेस, क्योंकि अलग अलग जो सेट है उसमें अलग अलग स्टेजेस से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा ध्यान से। आधे घंटे में कोशिश रहेगी समझ पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अगर आप ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बात हो जाती है ना। और जब तक समझाते नहीं, जब तक मन ही नहीं भरता कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, क्योंकि मैराथन आने वाली है सीडीपी की पूरी तरीके से बेहतरीन, एक ही क्लास में आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अभी पहले कोहलबर्ग को, क्योंकि हमने प्याजे और वाइगोत्स्की को पढ़ रखा है, कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा हुआ था, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। थ्योरी हमने ये नहीं करी थी, ठीक है। आज हम इसको कंप्लीट खत्म करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है, कि कोहलबर्ग ने, जैसे कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, वैसे ही आपके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। नैतिकता क्या होती है ये भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए नैतिकता क्या होती है, जैसे किसी चीज के बारे में सही गलत को समझना, ठीक है, सही गलत के बीच अंतर करना, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इन चीजों को समझना, यही आपकी क्या है, नैतिकता है ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी बातें जो होती हैं, चुगली नहीं करनी चाहिए, जो भी चीजें होती हैं, जो यही आपकी क्या है, नैतिकता है, ठीक है। नैतिकता समझ में आया। तो देखिए आपके लिए हमने लिख रखा है ताकि आप नोट्स भी बना सको साथ में, क्योंकि लिखी हुई बातें आपको ज़्यादा समझ में आती है। अगर हम बोल बोल के समझा देंगे हो सकता है आप भूल जाओ, नोट्स ना बनाओ, लेकिन हमने लिखा हुआ है ताकि आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स तो आप दोबारा क्लास देख के, आपको चाहिए कि एक बार पहले क्लास ध्यान से देखें उसके बाद नोट्स बनाएं, ये बेहतर होता है। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उनको लगता है कि टाइम ज़्यादा खराब होगा, लेकिन इसके बजाय उनको ज़्यादा टाइम और ख़राब होता है। कैसे, देखिए अभी आपने एक बार आप, क्योंकि जब पहली बार वीडियो देखते हो तो समझने पे कम फोकस रहता है, केवल नोट्स बनाना रहता है, लेकिन ये गलत काम होता है। अभी आप केवल नोट्स पे फोकस करोगे, बाद में जब इसको पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर दोबारा आपको उतना टाइम यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से टाइम दिया है, दोबारा आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, तो वो आपके रिवीजन के लिए बेहतर होगा। फिलहाल के लिए हम क्लास को करेंगे स्टार्ट, नहीं क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक है। देखिएगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग ये आपके जर्मन के मूल निवासी थे, ठीक है। कोहलबर्ग ये हैं आपके कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। 3 लेवल है, 6 स्टेजेस हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बच्चे सही तथा गलत व्यवहार के बीच अंतर करके उनके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। व्यवहार में उनके अनुरूप, जैसे नैतिकता आपके अंदर आती है, जैसे कि आप 10 साल पहले जो आपके अंदर नैतिकता थी, जो चीज़ें आप पहले सही कहते थे, वो चीज़ें आप 25-26 के हो, एज के हो, तो वो चीज़ें आप गलत कह सकते हो, है ना। तो जो चीज़ें पहले आप सही कहते थे वो आप गलत कह सकते हो, जो अब सही कहते थे वो पहले गलत कहते थे। तो जो जैसे जैसे आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, वैसे वैसे आपकी नैतिकता भी जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। तो सही गलत को समझना ही नैतिकता कहलाती है, ठीक है। क्लास को अब हम आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को ध्यान से समझते चलेंगे। अब देखिए कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये वर्ड समझना जरूरी है। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने के लिए इनके शब्दों को समझना जरूरी है, जैसे कि नैतिक तर्क हो गया, नैतिक दुविधा हो गई, ठीक है, और नैतिक
परिपक्वता होगी। देखिए नैतिक परिपक्वता क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया नैतिक परिपक्वता, जैसे आप क्लास 10th में थे या 12th में थे, जैसे आप 10 साल पहले थे, जो मेच्योरिटी आपके अंदर थी, जैसी नैतिकता थी, वैसी नैतिकता आज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब 10th और 12th में थे तब ये सारी बातें आपको नहीं पता होंगी कि क्या चीज़ें सही होती है, क्या चीज़ें गलत होती है, उतना आपके अंदर नैतिकता नहीं थी, मेच्योरिटी उतना अंदर पहले नहीं थी। लेकिन अब 10 साल बाद जब आप 26 के हो गए हो, 27 के हो गए हो, 25 के हो गए हो, तब आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है ना, आपकी समझ बढ़ गई है ना, मेच्योरिटी, आपकी जो नैतिकता है वो चेंज हुई है। तो यही है, ठीक है, यही है आपकी क्या नैतिक परिपक्वता है। ठीक है, मेच्योरिटी के साथ जो है वो नैतिकता आपकी चेंज होती जाती है। जैसे देखिए दूसरा वर्ड इनका है क्या, नैतिक तर्क क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग मतलब जैसे तार्किक चिंतन प्रक्रिया, जैसे किसी चीज को सोचना ही नैतिक, सही गलत के बारे में सोचना, जो सोच रहे हो वही आपकी तर्क हो जाता है। तो नैतिक, तो सही और गलत के बारे में होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं। ठीक है, सही और गलत, देखिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जो हम तर्क करते हैं वही आपकी मोरल रीजनिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा वर्ड है इनका नैतिक दुविधा। ठीक है, जिसे हाइंज डिलेमा यहीं से हुई है, हाइंज डिलेमा को भी हम समझेंगे। देखिए मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे आपको ये नहीं पता हो कि हम ये किधर जाएं, हम इधर जाएं कि इधर जाएं, मतलब दुविधा होती है, किसी भी दो रास्ते के बीच में दुविधा हो। जैसे हाइंज डिलेमा, इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत, इन्होंने कई कहानियां इन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन जो इन्होंने हाइंज की कहानी लिखी हुई है वो उसी के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी हुई है। हाइंज की कहानी क्या थी कि ये आपका हाइंज है, देखिए यहाँ पे फिगर से हम आपको समझाते हैं, ये हाइंज है और ये इनकी बीवी है। तो इनकी बीवी जो है वो ये हाइंज है, इनकी बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है और जो दवा है हाइंज को वो और कहीं पूरे शहर में नहीं मिलती है, केवल एक ही केमिस्ट रहता है, वो दवा खुद बनाता था और वो दवा इतनी महंगी बेच रहा था कि इसके पास उतने पैसे नहीं थे, आधे पैसे थे। तो ये कह रहा था कि मुझे दवा दे दीजिए, ठीक है, आधे पैसे बाद में ले लेना। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं तो पैसे बनाने के लिए दवा बनाता हूँ, मैं क्यों दूंगा, पूरे पैसे लाओ तभी आपको दवा मिलेगी। तब देखिए हाइंज के पास देखिए दो रास्ते हो गए, या तो वो जाए दवा को चोरी कर ले, या जाए वो दवा को, क्योंकि ये तो बिना पैसे के दे नहीं रहा था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रेट ले रहा था, उसका 10 गुना 20 गुना रेट ले रहा था ये डॉक्टर, इसके पास इतने पैसे थे नहीं, और इसकी बीवी जो है वो बहुत बीमार थी, एकदम मरने की स्थिति में थी। तो अब इसके पास दो ही विकल्प था, या तो जाए कि दवा को चोरी कर ले, है ना, या फिर अपनी बीवी को छोड़ दे मरने के लिए, है ना, दो ही इसके पास ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसके पास देखिए दुविधा आ गई कि ये क्या करे। तो यही है, क्या है, दुविधा। इसी दुविधा पे जो है वो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत आया, जिसमें जो है, क्योंकि क्या होगा, कई लोग इसमें कहेंगे कि हाँ हाइंज को जो है वो दवा चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दवा चोरी करने से जब किसी की जान बच रही है तो वो कोई चोरी है नहीं, है ना। तो कई लोग ये कहेंगे, कई लोग कहेंगे नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग जो है वो अलग अलग एज में अलग अलग लोग कई तरीके से इसको बताएंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है कि अलग अलग स्टेजेस में लोग जो है वो अलग अलग अपनी राय बताएंगे। तो वही जो मेच्योरिटी होती है, मोरल मेच्योरिटी होती है, अलग अलग लोग बताएंगे दवा चोरी कर लेनी चाहिए थी, दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी की जान बच रही है तो ये अंत में क्या करता है, हाइंज जाके दवा चुरा लेता है और इसकी बीवी बच जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि इसको दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तो कई कहेगा, और कोई बोलेगा चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि किसी की जान अगर बच रही है चोरी करने से तो चोरी करना चोरी नहीं हुआ। तो यही जो दुविधा है इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। ऐसी स्थिति में जिसमें आप फंस जाएं और यह डिसाइड ना कर पाएं कि क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा, यही आपकी क्या है, नैतिक दुविधा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नैतिक दुविधा क्या है। अब देखिए मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में 3 लेवल दिया हुआ है और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, मतलब 6 अवस्था में वर्गीकृत किया हुआ है। जैसे कि देखिए ये 3 लेवल हो गया आपका, देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेवल है और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो 6 स्टेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि कितने लेवल है और कितने स्तर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अवस्था जो है वो आपकी 6 है और जो स्तर है वो 3 है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 स्तर,
देखिए 3 आपका लेवल है। पहला आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए, ठीक है, रिवार्ड और दंड से बचने के लिए कार्य करता है। और इसमें नियम, अगर नियम है तो नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना है। मतलब नियम जो है, नियम मतलब रेड लाइट आपको क्रॉस नहीं करनी, ये नियम है, ठीक है। आपको ये नियम है, जब तक रेड लाइट है तब तक आपको रोड को क्रॉस नहीं करना है। नियम चाहे किसी की जान जा रही हो चाहे जो हो, लेकिन इसमें नियम जो है वो फोकस होता है, ठीक है। सेकंड में, थर्ड में क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें बच्चे जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने देखिए सबकी भलाई के लिए अपनी जान ये खुद दांव पे लगा देंगे, तो ये आपका थर्ड में जाएगा। तो यही 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, इनको हम समझेंगे। पहला लेवल लेंगे, उसमें 2 स्टेज आएगा आपका, ठीक है। पहला लेवल पढ़ेंगे, प्री कन्वेंशनल पढ़ेंगे, इसमें 2 स्टेज आएगी। फिर कन्वेंशनल पढ़ेंगे, इसमें भी 2 स्टेज आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल पढ़ेंगे, इसमें भी आपकी 2 स्टेज आएगी। पहला लेवल लेंगे पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ेंगे, और इसमें जो है 2 आपका स्टेज रहेगा। हर लेवल में 2 स्टेज होते हैं, ठीक है। इस देखिए एज, क्योंकि ये देखिए जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था ये प्याजे से इंस्पायर था। देखिए प्याजे ने भी स्टेजेस में बात की है, कोहलबर्ग ने भी स्टेजेस में बात की है, तो इनके अकॉर्डिंग विकास जो है वो असतत प्रक्रिया है। लेकिन वाइगोत्स्की ने स्टेज कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो वो जो है कहते हैं कि विकास सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया है कई सेट में, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास जो है वो सतत होता है। क्यों सतत होता है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बात नहीं की है, लेकिन जो है प्याजे और कोहलबर्ग ने स्टेजेस में बात की है। तो इसीलिए क्यों ये हो जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि इस स्टेज में इतना विकास होगा, इस स्टेज में इतना विकास होगा, इसीलिए कहा जाता है कि प्याजे और कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग विकास असतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे पूर्व परंपरागत स्तर, और इसको हम समझेंगे। ये 3 से 10 वर्ष के बीच में होता है, इसके 2 चरण होते हैं। लेवल आपका पहला प्री कन्वेंशनल है, पूर्व परंपरागत स्तर है। स्टेज इसमें 2 आएगी। पहले हम पढ़ेंगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेज पढ़ेंगे। पहला हम स्टेज पढ़ लेते हैं और साथ में समझते भी चलते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स बॉक्स में पूछेगा जरूर, ठीक है। पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। लेवल फर्स्ट है, स्टेज भी फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट में 2 स्टेजेस आपकी आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन इसमें किया जाता है। जैसे कि कोई भी काम आप इसलिए करते हैं ताकि आपको दंड से बचना है। जैसे कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तब आपको पुलिस क्या करेगी, आपको सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, आप बेल्ट नहीं लगा रहे हो, सीट बेल्ट, या स्पीड आप 50 से ज़्यादा कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, आपका चालान हो जाएगा। तो दंड से बचने के लिए जब आप किसी कार्य को करते हैं तो वही आपका फर्स्ट स्टेज हो जाती है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन हो जाता है। यही आपकी फर्स्ट स्टेज है। कोई भी काम हो दंड से, देखिए ये खाना खा नहीं रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, लेकिन अगर मम्मी मारेगी इसी डर से ये खा रही है, मार के डर से खा रही है, दंड से बचने के लिए खा रही है। मतलब कोई भी कार्य कर रही है दंड से बचने के लिए अगर कर रही है तो वो फर्स्ट स्टेज में चला आएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता में चलाएगा, ठीक है। कोई भी कार्य दंड से बचने के लिए, आप सीटेड पास आउट करोगे नहीं तो आपको घर से बाहर खूब मार खाओगे आप, इसलिए, ठीक है। मार खाने से बचने के लिए आप सीटेड पास आउट कर रहे हो तो ये आपका फर्स्ट स्टेज में चलाएगा। बाकी आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, सही गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही काम नहीं करना है जिससे दंड मिले, ठीक है। दंड से बचने के लिए कोई काम आप कर रहे हो तो वो फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। तो यही आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। दूसरी स्टेज जब हम स्टेज सेकंड देखेंगे, स्टेज सेकंड में क्या है, व्यक्तिगता और आदान प्रदान उन्मुखता, ठीक है। एक्सचेंज ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। देखिए नाम आपको कई बार कई सेट में अलग अलग नाम मिल जाएंगे, अगर लेकिन आपने समझा हुआ है तब आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। कई बार हिंदी में बहुत सारे नाम आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी चेंज कर दिया जाता है, बस जैसे आप क्या कहते हो, टिट फॉर टैट कहते हो। देखिए किसी काम को करना, जैसे आप जाओ मेरे लिए, हम आपसे सामान मांगे, आप जाइए मेरे लिए दुकान से ये सामान ले आइए, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, आपको 10 रुपये मिलेगा, आपको ये चॉकलेट मिलेगी, है ना। तो मतलब जैसे को तैसा, मैंने कल तुम्हें अपना टिफ़िन दिया था, आज तुम भी मुझे अपना टिफ़िन दो। मतलब आज तुम मुझे अपना टिफ़िन दो क्योंकि कल मैंने तुम्हें दिया था। तो ये क्या है, आदान प्रदान। इसमें एक वर्ड पकड़ सके हो आप, आदान प्रदान, एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज होती है, जिसमें
जैसे बड़े व्यक्तियों में भी होता है, छोटे व्यक्तियों में भी होता है। जैसे कि अभी आप जिस एज में हो, जैसे कि आपकी कहानी चल रही है, GFBF चल रहा है, ठीक है, आपकी कहानी चल रही है, मतलब आपको वो कोई भी चीज़ दिया हुआ था, जब तक आपका चल रहा है, ठीक है, जब तक आप चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जैसे ख़त्म हुआ आपने उस चीज़ को वापस ले लिया। समझ रहे हो ना आप? जैसे ही आपकी प्यार मोहब्बत की कहानी जैसे भी चल रही होती है, उसके बाद क्या होता है कि जब तक चलता है तब तक तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तुम मुझे अपना फ़ोन वापस करो क्योंकि अब बस ख़त्म हो गया है ना। तो जब तक है तब तक है, उसके बाद सब खत्म। तो ये होता है टिट फॉर टैट। कोई भी काम करो तो उसके पीछे आपको कुछ मिले, ठीक है। आप सीटेट पास आउट कर लो तो आपको ये मिलेगा, है ना। कोई भी काम करो जैसे को तैसा, ठीक है। जैसे मैंने उसकी पेंसिल तोड़ दी क्योंकि कल इसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी, तो मुझे अपना पेन दो क्योंकि कल मैंने आपको अपना पेन दिया था, ठीक है। तो मैंने वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने कल तुम्हें अपना टिफ़िन दिया था, आज तुम मुझे अपना टिफ़िन दो। तो जो मैंने कल दिया था इसी वजह से तुम मुझे दो। जैसे घर पे कहीं लड़ाई होती है तो क्या होता है, भाई बहन लड़ाई होती है तो वो सारी बातें घर पे बता देते हैं कि ये वैसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। जब तक चलती है तो ठीक है, नहीं तो सारी बातें उससे घर पे बता दी जाती है ना। तो ये होता है जैसे को तैसा, मतलब जैसे तुम करोगे वो दोबारा, ये आपकी दूसरी स्टेज हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इतना भी एग्जांपल आप समझ सकते हो, तुम मुझे अपना टिफ़िन खिलाओ क्योंकि कल मैंने आपको टिफ़िन अपना खिलाया था। मैंने आज तुम्हारी पेन तोड़ दी क्योंकि कल तुमने हमारी पेन तोड़ी थी, ठीक है। तो यही है आपका दूसरी स्टेज जो है, आदान प्रदान उन्मुखता। अब हम पढ़ेंगे लेवल आपका दूसरा लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इस लेवल में भी आपकी दो स्टेजेस आएंगी। एज से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है कोहलबर्ग से, ठीक है। ये आएगा 10 से 13 वर्ष में दूसरे स्तर का, ठीक है। इसमें भी दो चरण होंगे। पहला आपका होगा स्टेज, पहली होगी गुड बॉय गुड गर्ल, और दूसरा होगा लॉ और सोशल। मतलब अब इसको हम समझेंगे, एक एक स्टेजेस को समझेंगे। लेवल आपका दूसरा है। इस लेवल में दो स्टेजेस आएंगे। क्वेश्चन आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि देखिए परंपरागत में कौन सा स्टेज आएगा, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि परंपरागत स्तर में कौन सा लेवल आ रहा है, ठीक है। परंपरागत स्तर में कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, ठीक है। लेवल में किस कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा स्टेज हम देखेंगे गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। ये जो हमने दो दो नाम लिख रखे हैं तो कई बार एग्जाम में आपसे चेंज करके पूछ लेता है। ज़रूरी नहीं हर बार गुड बॉय गुड गर्ल ही लिखा मिले, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन ये भी लिखा मिल सकता है आपको। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि किसी को दिखाने के लिए, जैसे कि आप सीटेट में फर्स्ट डिवीज़न आपको आना है ताकि आपके मम्मी पापा जो है उनके सामने आप अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन जाओ, ठीक है। इसीलिए मतलब किसी दूसरे को दिखाने के लिए आप अच्छा बन रहे हो, ठीक है। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। सीटेट आप पास आउट कर रहे हो, फर्स्ट डिवीज़न ला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा कहेंगे हाँ कि ये मेरा बच्चा बच्ची जो है वो गुड गर्ल है, ठीक है, या गुड बॉय है, ठीक है। तो अगर किसी कार्य को करने में फ़ायदा नहीं भी हो तब भी उस कार्य को करना चाहिए, अगर कार्य करने से दूसरों की निगाह में जब हम अच्छा बनते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसका फर्स्ट मार्क्स आया है क्योंकि ये मम्मी को दिखाने के लिए, मम्मी इसकी खुश हो रही है ना कि मेरी बच्ची जो है वो गुड गर्ल है। तो दूसरे को दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, दूसरे की निगाह में अच्छा बनने के लिए, यही आपका होता है स्टेज। थर्ड होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है, लेवल आपका दूसरा है। दूसरे लेवल में चौथी स्टेज, इसको भी हम समझेंगे, जो नियम होता है। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस स्तर में कौन सा अवस्था आ रहा है, किस लेवल में कौन सी स्टेजेस आ रही हैं। कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, जिसे लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कानून, जो नियम है वो नियम है, उस नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना है, नियम है वो नियम है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए स्टेजेस में भी लिखा हुआ है लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, मतलब किसी कार्य को करने से हमारी छवि अच्छी बने फिर भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर वह कानून के खिलाफ कोई भी चीज़ है तो वो काम आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नियम जो है वो नियम ही है। मतलब रेड लाइट आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी जान भी जा रही हो, ठीक है, लेकिन आपको रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि ये एक नियम है, ठीक है। सारे लोग
किसी लोग सब लोग रोड जो है रेड लाइट क्रॉस करेंगे, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नियम है उसके खिलाफ आपको कार्य नहीं करना है, यही आपका क्या है, कानून है जो, उसके खिलाफ आपको कार्य नहीं करना है, ठीक है। यही है आपकी चौथी स्टेज। इसमें नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना होता है। तीसरा स्तर देखेंगे, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें भी आपकी 2 स्टेजेस आएंगी, तो 3 स्तर हो गया, 6 स्टेजेस आपकी हो जाएंगी। ये 13 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चे इसमें आएंगे। इसके भी 2 चरण होते हैं। लेवल आपका तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, और इसमें 2 स्टेजेस आपकी आएंगी, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास, और चौथा है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। सोशल को चौथी स्टेज हम समझेंगे। चौथी हमने समझ लिया, चौथी के अकॉर्डिंग देखिए 5वीं भी है। इसमें क्या होता है, चौथा और 5वां कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए क्या अंतर है इसमें। इसमें भी देखिए क्या है कि सोशल, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, मतलब देखिए जो नियम है वो तो नियम है, लेकिन इंसान का खुद का भी तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स है। जैसे कि किसान आंदोलन होता है, तो जो नियम है वो तो नियम है, लेकिन खुद का भी तो कुछ, इंसान के भी तो कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो मतलब अगर कोई कार्य समाज के हित में हो लेकिन कानूनी रूप से गलत हो, तो फिर उसे कर देना चाहिए, क्योंकि समाज कानून से बढ़कर है। वहाँ था नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना। चौथी स्टेज में नियम के विरुद्ध आपको कार्य नहीं करना था, यहाँ आप नियम के विरुद्ध कार्य कर सकते हो, क्योंकि इंसान का खुद का भी तो ह्यूमन राइट्स है ना। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल राइट्स जुड़ जाता, वहाँ आपको नियम के विरुद्ध कार्य ही नहीं करना है, ठीक है। ये अंतर है चौथी और 5वीं स्टेजेस में। उम्मीद है आपको ये 5वां स्टेज समझ में आया होगा। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ देखिए आंदोलन किया जा रहा है, नियम तो जो नियम है वो तो ठीक है, लेकिन इंसान का खुद का भी तो कुछ राइट्स है। जो सारे आंदोलन हो जाते हैं वो आपका 5वें में आ जाएगा कि इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है। इंसान के खुद, ह्यूमन के खुद इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है। ये हो जाता है। चौथी में क्या था, केवल नियम होता है, नियम के विरुद्ध आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि ये नियम है, ठीक है। सीट बेल्ट आपको लगाना है, इसलिए नहीं, अगर आपको सीट बेल्ट आप लगा रहे हो दंड से बचने के लिए, तो वो तो फर्स्ट स्टेज में चला जाएगा, क्योंकि आप दंड से बचने के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हो। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट को इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ये एक नियम है, तो आप चौथी स्टेज में चले आओगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो चीज़ अगर आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट स्टेज है 6, सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता, जिसे आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन बोलते हो, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, देखिए इनका एक मूल्य है, मतलब ये खुद का जो है वो जीवन वो दांव पे लगा के इन्होंने सबकी भलाई को चाहा है ना। तो ये आपका आएगा यूनिवर्सल सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता में आएगा। कोई कार्य कानून एवं समाज के खिलाफ हो तो भी उसे कर देना चाहिए, अगर वह मानवता के हित में हो, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति सबका भला देखता है तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का भला करते हैं। ये वे उदाहरण बन जाते हैं, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, भगत सिंह हो गए, विवेकानंद हो गए आदि, ठीक है। तो इसमें जो है वो दूसरों का भला इंसान करता है, वो अपनी जान खुद जो है वो दांव पे लगा के, ठीक है। जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे। तो 6 में ये आएगा, यहाँ पे देखिए खुद की जान जो है वो दांव पे लगा कर, ठीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों का भला यहाँ पे किया जाता है, वो आपकी 6 स्टेज में आएगी। तो ये आपका 3 लेवल था और 6 स्टेजेस थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आलोचनाएं भी हम देख लेंगे। बस आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत खत्म होगा। इसकी आलोचनाएं क्या है देखिए, क्योंकि देखिए पूरी थ्योरी में जो आपकी हाइंस डिलेमा थी, जो हिंज की कहानी थी, उसमें भी देखिए कहीं महिला को जो है वो ध्यान में ही नहीं रखा गया है। तो जो कैरल गिल्गन थी, जो इनकी ही छात्रा थी कोहलबर्ग की, तो इन्होंने सुझाव दिया कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत न्याय जैसी अवधारणाओं पर अधिक जोर देता है। मतलब देखिए पुरुषों में जो होता है वो न्याय की अवधारणा होती है, लेकिन जो महिला होती है उसमें जो है देखभाल और चिंता के सिद्धांतों पर उनके अंदर नैतिकता होती है। तो नैतिक तर्क को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता। मतलब यहाँ पे जो है देखिए ये एक नारीवादी दृष्टि, इसमें नारी को कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। यह केवल पुरुष विषयों पर किए गए शोध पर आधारित है, जिसके कारण लैंगिक पूर्वाग्रह की आलोचना हुई है, ठीक है। इसमें केवल जो है पुरुषों को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को कहीं भी ध्यान में नहीं रखा गया है। इसकी आलोचना इसलिए भी होती है, ठीक है। ये 2 और ये तीसरी क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार इनके सभी चरण सभी संस्कृति पर लागू होते हैं, जो कि संभव ही नहीं है, अतः यह भी एक आलोचना हो जाएगी। मतलब ये जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है, ये कहा है कि सभी संस्कृति में यही लागू होगा, ये जरूरी नहीं है। हमारी संस्कृति जो भारतीय, जो इंडियन
जो इंडियन कल्चर है, मतलब जो भारतीय संस्कृति है वो अलग है। अमेरिका में आप चले जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग होगी, वेस्टर्न की अलग होती है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वही आप अमेरिका में चले जाओगे, वेस्टर्न में चले जाओगे, वहाँ 14-15 वर्ष का बालक हो जाता है तो बालक अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए मृत्यु होने पर लोग, देखिए कैसी स्थिति रहती है, कहीं भी किसी की डेथ होती है तो लोग जैसे भी रहते हैं वैसे, नॉर्मल केस में देखिए जैसे भी रहते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप जाओगे, कहीं भी जो लोग अमीर होते हैं, जैसे जैसे आप फिल्मों में भी देखे होंगे, तो वहाँ किसी की अगर डेथ होती है तो कहीं देखिए वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, कहीं ब्लैक कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके का होता है ना, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो कोहलबर्ग ने कहा है कि सभी चरण सभी संस्कृति पर लागू होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। सबकी संस्कृति अलग अलग है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति अलग है, ठीक है, वेस्टर्न की अलग है, अमेरिका में आप चले जाओगे वहाँ अलग है। तो ये इनकी क्या है, आलोचनाएं हुई हैं, ठीक है। तो ये आलोचनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैरल गिल्गन ने कहा था ये नारीवादी है, इसमें नारीवादी को नहीं, नारी के बारे में कहीं बात ही नहीं की गई है। हाइंस डिलेमा को लेकर पुरुष को ध्यान में रखकर ये थ्योरी बनाई गई है, तो इनकी आलोचना ये हुई है, ठीक है। तो ये आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप नोट्स बना सकते हो। टेलीग्राम या एक्स ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी वैकेंसी को अपडेट, कोई भी न्यूज़ होती है तो वहाँ आपको बताया जाता है, ठीक है। अभी फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे, देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगवाते हैं, हमने 7-8 सेट लगवा लिए हैं। CDP के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने 2024 जुलाई जनवरी का लगवाया हुआ है, 2011 का लगाया, 2018 का, 2021 का, 2023 का, ये सारे सेट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं। आप दोबारा से अगर लगाइएगा आपको ज़रूर मिलेंगे कोहलबर्ग से क्वेश्चन, और प्याजे से क्वेश्चन, और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन। ये सारे फिक्स्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तीनों थ्योरी आपको ज़रूर पढ़नी है अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों का सिलेबस सेम है, किसी को अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 वाले भी यही पढ़ेंगे, पेपर 2 वाले भी यही पढ़ेंगे। देखिए हमने प्याजो को भी पढ़ा है, और प्याजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग प्लेलिस्ट बना के लगवाए हुए। अगर आप जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जाएंगे प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तब आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जब आपका सिलेबस कोई चेंज नहीं है तो थ्योरी तो कहीं चेंज हो ही नहीं जाएगी ना, थ्योरी तो आपको पेपर वही पढ़नी है ना। मैराथन क्लास भी आने वाली है, तो मैराथन क्लास के लिए इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में लगाते रहे और कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट में आपके CDP का क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्योंकि 2 मिनट आपका यहाँ, क्योंकि 150 मिनट का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम आपको बचाना होगा। हर सेक्शन में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, हम हर सेट में आपको बताते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट में आपको CDP जो है वो पूरा हो जाए कंप्लीट, और जो टाइम बचे वो आप मैथ में लगा सको, या पैसेज सॉल्व करते टाइम वहाँ भी टाइम लगता है, वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो एकदम बेहतरीन तरीके से SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एकदम अच्छी फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं और सारे प्रीवियस क्वेश्चन साथ में ही लगवाए जाते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।